भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर कार्ड पर बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय बैंक ने डेटा स्टोरेज के नियम नहीं मानने पर मास्टर कार्ड पर 22 जुलाई से नए कार्ड जारी नहीं करने का आदेश जारी कर दिया है। आरबीआई ने इस फैसले से बाकी विदेशी कंपनियों में भी एक बड़ा संदेश दिया है कि अगर भारत में कारोबार करना है तो भारत के नियम कायदे मानने जरूरी होंगे, वरना कंपनियों पर सख्त एक्शन लिया जा सकता है। रिजर्व बैंक के एक्शन से अभी पेमेंट इंडस्ट्री को थोड़ी दिक्कत जरूर होगी और कुछ बैंकों के क्रेडिट कार्ड अगले कुछ दिनों तक जारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब देश के पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई के रुपे कार्ड का महत्व भी इससे बढ़ने की उम्मीद है। भारत में काम करने वाली कंपनियों की मनमर्जी पर अब लगाम लगनी शुरू हो गई है। मास्टरकार्ड को आरबीआई ने कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन चेतावनियों के बावजूद मास्टरकार्ड ने नियम नहीं माने और परिणाम सामने है। अब जान लेते हैं कि आरबीआई के इस फैसले का आप पर क्या असर होगा। अगर आपके पास मास्टरकार्ड का कार्ड है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस फैसले का कंपनी के मौजूदा ग्राहकों पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मास्टरकार्ड कोई नया कार्ड जारी नहीं कर पाएगा। कंपनी ने आरबीआई के डेटा स्टोरेज नियमों का पालन नहीं किया, जिसमें ग्राहकों के पेमेंट से जुड़ा डेटा भारत में स्टोर करना जरूरी था। दरअसल डेटा से जुड़ी जियोपॉलिटिकल रिस्क को देखते हुए अप्रैल 2018 में रिजर्व बैंक ने डेटा लोकलाइजेशन के नियम जारी किए थे। इन नियमों के मुताबिक सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि वे 6 महीने के भीतर पेमेंट से जुड़े सभी आंकड़े केवल भारत में ही रखने की व्यवस्था करें। शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न समेत कई ग्लोबल कंपनियों ने डेटा लोकलाइजेशन के नियमों का विरोध किया था। हालांकि धीरे धीरे सभी कंपनियों ने नियम मान लिए, लेकिन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर मास्टरकार्ड ने पर्याप्त समय और मौका मिलने के बाद भी नियमों का पालन नहीं किया। आरबीआई के फैसले पर मास्टरकार्ड ने सफाई पेश की है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि आरबीआई के फैसले से हम निराश हैं। कंपनी ने कहा कि आरबीआई की चिंताओं को दूर करने के लिए आरबीआई के साथ काम जारी रखेंगे और सरकार के डिजिटल इंडिया विजन को आगे बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। रिजर्व बैंक के फैसले से मौजूदा करोड़ों मास्टरकार्ड के ग्राहकों पर तो कोई असर नहीं आएगा, लेकिन भारत की पेमेंट इंडस्ट्री में बड़ा डिसरप्शन भी आएगा, क्योंकि मास्टरकार्ड और वीजा पेमेंट इंडस्ट्री के कई सालों से बड़े प्लेयर्स हैं। देश के कुल क्रेडिट कार्ड मार्केट पर मास्टरकार्ड की हिस्सेदारी 33% है और कई बैंकों का क्रेडिट कार्ड के लिए सिर्फ मास्टरकार्ड के साथ ही करार था। अब बैंकों को नए करार करने पड़ेंगे, जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक कई बैंक नए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मास्टर कार्ड पर इस मास्टर स्ट्रोक के मायने क्या हैं और इसका मास्टर कार्ड के ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मधुसूदन एकम्बरम, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। बहुत बहुत स्वागत है मधुसूदन आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जी। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मधुसूदन, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। देखिए, दो तरह के कंफ्यूजन अभी लोगों के मन में है। ठीक है, आरबीआई कह रहा है कि एग्जिस्टिंग जो कंज्यूमर्स हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका जो अभी मास्टर कार्ड धारी जो ग्राहक हैं उनका डेटा तो अभी भी फॉरेन सर्वर्स पर है। और दूसरा, अगर माना किसी का रिन्यूअल वगैरह 2-4 दिन में या 2-4 महीने में होने वाला है, उन लोगों का क्या होगा? करेक्ट। देखिए, वन थिंग इज अभी तो क्लियर है कि नया क्रेडिट कार्ड्स और मास्टर कार्ड के बेसिस पे नया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड जो भी थे, दे विल नॉट बी इशूड फॉर द न्यू कस्टमर्स। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके ऊपर अभी तक कोई सर्कुलर या कोई गाइडलाइंस अभी तक आया नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आएगा नहीं। दैट इज द बिगर प्रॉब्लम हियर। तो बैंक्स और नॉन बैंक्स अभी से शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। नया प्लेटफॉर्म जैसे वीजा और रुपे विल बी द मोस्ट डोमिनेटिंग प्लेयर्स अभी। तो बैंक्स ये ऑलरेडी एक इंडिकेशन लेके दे विल स्टार्ट शिफ्टिंग। वो लोग शिफ्ट कर लेंगे वीजा को और धीरे धीरे अपने सारे कस्टमर्स जो मास्टर कार्ड के ऊपर ऑलरेडी है उनको वो लोग ट्रांजिशन मोड पे लेके चले जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट इश्यूइंग ए वीजा और अ रुपे कार्ड। अब इसका अगर नेक्स्ट जो सर्कुलर है वी कैन ओनली एंटिसिपेट, अभी तक उसका आया नहीं है एंड दैट शुड नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। बट हाँ, आपने एक बात तो सही से बोला है कि अभी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनका जो ट्रांजैक्शन डेटा है वो अभी भी फॉरेन सर्वर्स में है। दैट इज अ रियल कंसर्न हियर।
तो वो कंसर्न को मिटिगेट करने के लिए आई थिंक द बैंक्स नॉन बैंक्स विल डेफिनेटली शिफ्ट आउट. दिस विल बी ह्यूज लॉस ऑफ बिजनेस फॉर मास्टर कार्ड. मतलब अगर उनका इन्वेस्टमेंट में भी देखेंगे हम लोग, इन लास्ट 5 years उन लोगों ने ऑलमोस्ट $1 billion उन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया इंडिया में, एंड दे वर हैविंग प्लान्स टू इन्वेस्ट अनदर $1 billion in this upcoming year. So these investment plans, they had a larger plan in India, but they have not complied to all the PSS Act जो बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे वो clearly बोलता है कि you cannot store the data in the foreign land. What we call it as on-soil storage of the domestic payment data. They have not complied to this, right? तो इसलिए अभी जो ग्राहक है उनको ज्यादा इसका इशू नहीं पड़ेगा, बट बैंक्स और नॉन बैंक्स तो मूव हो जाएंगे. ओके. अजय भगत जी, मैं थोड़ा सा पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स के हिसाब से आपसे बातचीत करना चाहूंगा. इस मास्टर स्ट्रोक जिसे कहा जा रहा है, इसका संदेश क्या है? क्या ये संसार व्यापी एक तरफ से इंटरनेशनल मैसेजिंग है भारत सरकार की ओर से कि ठीक है, आप हमारे यहाँ कारोबार करना चाहते हैं, आपका स्वागत है, हम आपको इंसेंटिव्स भी देंगे, माहौल भी देंगे, लेकिन अगर आप नियम नहीं मानते हैं भारतीय, तो फिर हमें आपके साथ काम नहीं करना है, सॉरी. नहीं, बिल्कुल दीपक जी, और यही है कि देखिए, डेटा इज द न्यू ऑयल. डेटा कॉलोनाइजेशन है. डेटा बहुत प्रेशियस एक कमोडिटी है. आप चीन में देखिए, जैसे उन्होंने डीडी ग्लोबल के साथ किया या अलीबाबा एंड फाइनेंशियल के साथ किया, कि भाई आपके पास अगर चीनी डेटा है, एक वो कंट्रोल करेंगे किस तरह का डेटा आप रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं. और अब उन्होंने तय किया है कि अगर आपके पास 10 लाख चीनी इनहैबिटेंट्स का डेटा है, तो आपको बाहर लिस्टिंग के लिए पहले हमारे से अप्रूवल लेना पड़ेगा. तो ये विश्वव्यापक है डेटा का कंट्रोल. और ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट हुआ है. 3 साल पहले कहा गया था, और मास्टर कार्ड का वक्तव्य जो आपने पहले दिखाया, उन्होंने भी कहा कि हम एंगेज करते रहे हैं, अब हम डिसअपॉइंटेड हैं. ये तो फेलियर है मैनेजमेंट का. अगर आपने ये रीड नहीं किया कि रेगुलेटर आज के दिन में सक्षम है, और ये एमएक्स और डाइनर्स के साथ जो अप्रैल में किया था, बहुत छोटे इश्यूअर्स हैं भारत में, एमएक्स और डाइनर्स प्रीमियम कार्ड्स हैं, इतने बड़े नहीं है, बट उन्होंने एक डायरेक्शनल व्यू दे दिया था आरबीआई ने कि अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे तो हमें इस तरह का जबरन एक रेगुलेशन लाना पड़ेगा. तो अब आरबीआई ने वो कर दिया है. ये देखना पड़ेगा वीजा कंप्लायंट है कि नहीं, इसमें अभी कुछ हमें पता नहीं. और जैसे पहले वक्ता भी बोले, रुपए है 33-34% वॉल्यूम में, और अगर वैल्यू में देखें तो 30% रुपए सक्षम है. बट हमें जरूरत है, ये पेमेंट नेटवर्क्स की जरूरत है कि कंपटीशन बना रहे और लोगों को सहूलियत रहे. तो अच्छा कदम है, मैं कहूंगा, भारत के लिए, और विश्व भर में कंट्रीज ये कर रही हैं. दीपक, ऑलराइट. मधुसूदन, मैं अब एक बार फिर से आपको जरा कंज्यूमर सेंट्रिक सवाल पूछना चाहूंगा. हम सभी लोग जानते हैं, आरबीएल बैंक है, कहा जाता है कि 100% डिपेंडेंसी जो है मास्टर कार्ड पर रही है. येस बैंक की डिपेंडेंसी बताते हैं कि 100% है. बजाज फिनसर्व 100% डिपेंडेंसी, एचडीएफसी 45%, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, मतलब काफी डिपेंडेंसी मास्टर कार्ड पर है. अब ऐसे जो ग्राहक हैं, क्या उनके पास अब ये ऑप्शन है कि वो अपने बैंक के पास जाकर स्विच करना चाहें अगर मास्टर कार्ड के बारे में कोई संशय की स्थिति है, या फिर बैंक खुद ब खुद उनके ट्रांसफर की व्यवस्था करेगा? काफी सारे बैंक्स का क्या रहता है कि मोस्ट ऑफ द बिगर बैंक्स, तो उनका सारे प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेटेड रहता है. जैसे मास्टर कार्ड हो गया, रुपे एंड वीजा कार्ड, तो इन सबके साथ उनका एक इंटीग्रेशन रहता है. तो उनको एक्चुअली स्विच करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. जनरली क्या होता है कि वो लोग अभी से नया कार्ड जो भी इशू करेंगे वो वीजा या रुपए में इशू करेंगे, तो दैट शुड नॉट अफेक्ट द बैंक बिजनेस. बट इशू जब आता है, फॉर एग्जांपल आरबीएल बैंक, उनका सारा सिस्टम जो था वो मास्टर कार्ड के ऊपर डिपेंडेंट था. तो अभी उनको वीजा से इंटीग्रेट करके स्विच करने के लिए 2 से 3 महीना तो मिनिमम लग जाते हैं. तो इनका इशू क्या रहता है, ये बैंक्स के तरफ से, कि वो लोग नए कार्ड्स इशू नहीं कर पाएंगे 2 या 3 महीने तक. तो उतना तो बिजनेस बैंक्स और एनबीएफसी को लॉस रहेगा जो कंप्लीटली डिपेंडेंट थे मास्टर कार्ड के ऊपर. बट कमिंग फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, उन बैंकों से जो अगर आज कोई ग्राहक के जो आरबीएल के ऊपर अपना सारे बैंकिंग सिस्टम है और वो अगर नया कार्ड चाहता है, तो वो 2 से 3 महीने तक शायद उसको ना मिले. बट जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके ऊपर तो कभी कुछ इशू नहीं है अभी तक.
उनको बैंक्स वाले ही मतलब धीरे धीरे शिफ्ट कर देंगे। उसके लिए थोड़ा कॉस्ट भी इन्वॉल्व रहेगा बैंक्स को, क्योंकि नया कार्ड इशू करना पड़ता है। मास्टर कार्ड जिसके पास है उसको एक वीजा कार्ड इशू करना पड़ता है। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर को ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बट नया कस्टमर जो अभी एक बैंक से चाह रहे हैं कि और उस बैंक का जो मास्टर कार्ड के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो उनको नया कार्ड नहीं मिलेगा। तो 2 या 3 महीने का ये इशू रहेगा फॉर बैंक्स टू काइंड ऑफ शिफ्ट टू द अदर प्लेटफॉर्म्स और नया कार्ड इशू करने में। तो ये तो थोड़ा बहुत इशू रहेगा ही फॉर 2 to 3 months फ्रॉम दोज बैंकिंग कस्टमर्स। यानी कि बैंकों का कारोबार किस हद तक प्रभावित होगा और ग्राहकों की सहूलियतें जो हैं वो किस तरह से प्रभावित होंगी, आपने इसका उत्तर दिया बग्गा साहब। लेकिन अक्सर ये होता है कि जब इस तरह की सख्ती हम लोग दिखाते हैं तो कहा यह भी जाता है कि कंपनीज इस तरह के प्रोपोगेंडा भी चलाती हैं कि देखिए इन्वेस्टमेंट पर असर ना पड़ जाए। हम तो शिकायत करती हैं कंपनीज की भाई हम तो यहाँ काम करने आए थे लेकिन काम करने लायक माहौल नहीं है। अब मास्टर कार्ड जैसा जिसके 33% ग्राहक भारत में हैं, तो इसका इन्वेस्टमेंट पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना बग्गा सर? नहीं, कोई असर नहीं है, क्योंकि ये बहुत पहले 2018 के अप्रैल में आपने कहा था और रिपीटेड रिमाइंडर्स गए हैं और हर एक के लिए ये रूल लागू है। और आजकल दीपक जी क्योंकि क्लाउड में है, अब यही है कि पेमेंट कंपनीज के लिए बहुत सेंसिटिव डेटा रहता है कि कहीं पे साइबर हैकर ना आ जाए, तो इतना आसान नहीं है ओवरनाइट बनाना। अब ये मुझे पता नहीं कि क्या ये चल रहा है या कोविड के कारण शायद इनको देरी हो गई, नहीं तो इंडिया में बहुत सक्षम कंपनियां हैं जो डेटा सेंटर प्रोवाइड करती हैं और क्लाउड सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है। अमेजॉन है इंडिया में, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, नेटमैजिक है, टाटास के बहुत सारे ऑफरिंग्स हैं, टाटा कम्युनिकेशन के। तो ऐसे 8-10 दिग्गज कंपनियां हैं जो डेटा सर्विसेज फॉरेन बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स के लिए प्रोवाइड कर रही हैं और जो सक्षम है 256 एन्क्रिप्शन लेवल आपको पूरा देने के लिए सहूलियत। तो ओवरऑल ये पहले लॉबिंग शुरू हुआ था 2018 में, क्योंकि ये सारे पेमेंट, ये जो PSS आया था 2007 का जो था, आरबीआई ने इसको और मजबूत किया था 2018 में। तो गूगल पे, पेटीएम, इन सब ने कोशिश की थी लॉबी एक बनाने की, बट एंड में सब ने शुरू कर दिया कि इसके साथ रेगुलेशन के साथ अप्रूव ढंग से काम करना। तो मुझे लगता है मास्टर कार्ड भी ग्लोबल कंपनी है, ये कर लेंगे, ये कंप्लायंस में आ जाएंगे। मुझे पता नहीं अभी ये कोविड के कारण नहीं हुआ कि किस कारणवश नहीं हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आज के दिन में, क्योंकि क्या आप सेंट्रल सर्वर में जाएंगे अप्रूवल लेने के लिए। अब ओवरनाइट आप वीजा नहीं इशू कर सकते, वो मैग्नेटिक नहीं बने होते, चिप्स नहीं बने हुए। आरबीएल बैंक का तो उसके पास प्लास्टिक भी नहीं है वीजा के पास। वो बनाते हुए जैसे मधु जी ने बोला 2-3 महीने तो मिनिमम लग जाएंगे। यानी कि अंततोगत्वा मास्टर कार्ड को भारत सरकार की शर्त को किसी न किसी रूप में मानना ही पड़ेगा। तो ये जो संदेश दिया है एक तरह से भारत सरकार ने आरबीआई के जरिए, वो कम से कम धरातल पर एक संदेश देता हुआ जरूर नजर आ रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से बातचीत करने के लिए। मधुसूदन जी आपने वक्त निकाला, थैंक यू। अजय बग्गा जी थैंक यू सो मच, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा राजनीति की। कोरोना की दूसरी लहर के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी को कई सौगातें दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ भी की। पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी में कानून का राज है, सीएम योगी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रबंधन की भी तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी की जनसंख्या कई देशों से ज्यादा है, फिर भी यहां की सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को संभाल लिया है। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इस खबर पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने पत्रकार पुष्पेश पंत जी। पुष्पेश जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या इसे औपचारिक रूप से शंखनाद कहा जाए प्रधानमंत्री की ओर से, बीजेपी की ओर से 2022 के रण का?
निश्चित रूप से मुझे लगता है जो उनके तेवर थे, जो उनके शब्द थे, जो उनका चयन था, उससे बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि जो लोगों के मन में ये कुतूहल है कि क्या यूपी का चुनाव लड़ा जाएगा मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ का दिखाते हुए, वो बात आज बिल्कुल तय हो गई। क्या प्रधानमंत्री और उनके बीच कोई दरार है, भाजपा आरएसएस और योगी आदित्यनाथ के बीच कोई मतभेद है, ये सारी बातें हम दरकिनार हाशिए पर होंगी। सिर्फ दो बातें मुझे उसमें अटपटी लगी कि शायद पीठ कुछ ज्यादा ही थपथपा दी गई यशस्वी ओजस्वी युवा मुख्यमंत्री की, जब प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, तो रहने वाला जानता है कि कानून का राज कितना है, कानून का डर कितना है, और कानून को जो लोग लागू करते हैं उनकी तरफ मिजाज तानाशाही होती है। और दूसरी बात जब वो ये सर्टिफिकेट देते हैं कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने में एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसका कोई सानी नहीं, तो यहाँ भी लोगों को सारे दृश्य याद आते हैं, उनकी निर्वाचन क्षेत्र बनारस की, गंगा में बहती लाशों के, जलती चिताओं के, और बाहर से आने वाले शवों के दाह पे रोक के, और फिर यदि कोई आदमी ऑक्सीजन के लिए तरस रहा था और उसकी बात कर रहा था तो उसकी शिकायत मात्र के लिए उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, उसके विरुद्ध का मुकदमा दायर किया जा सकता था। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा अतिशयोक्ति हो गई थी, अन्यथा उनका संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के बड़े करिश्माई नेता हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने ये बात भी स्पष्ट कर दी कि भले ही चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा, मगर सबसे बड़ा उस चुनाव में जो प्रभाव डालेगा वो व्यक्ति था। लेकिन पुष्पे जी, मौजूदा परिस्थितियों में आपको क्या लग रहा है, यूपी की राजनीति जो है, और खास तौर से जो विपक्षी हिसाब किताब नजर आ रहा है, क्या वो लगता है कि वो किसी तरह के कोण पैदा कर पाएगा राजनीति में, या स्पष्ट है कि बीजेपी ही अभी फिलहाल एज लिए हुए है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी को इसकी चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए। जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष है उसकी कोई हस्ती नजर आती नहीं है, वो कांग्रेस हो, वो बसपा हो, थोड़ा बहुत जो सपा है वो भी मेरे ख्याल में उसमें लड़ने की वो क्षमता, डटकर मैदान में आने की नजर आती नहीं है। और मुझे लगता है कि भाजपा ने अभी हाल में जो पंचायत के चुनाव थे, अब आप ये तर्क दे सकते हैं कि उसमें एक तरफा चुनाव हुए, 48% मतलब बिना निर्वाचन के चुन लिए गए, तो वो शायद जनतंत्र के लिए बहुत लाभप्रद स्थिति नहीं है। मगर जिस तरह के चित्र लोगों को देखने को मिले थे, ताड़ित जिस तरह से किया जा रहा था विपक्षी उम्मीदवारों को, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा को इतना चिंतातुर होने की जरूरत है। अगर सारी ताकत छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री अमित शाह के बंगाल में चुनाव के बाद भी भले ही उन्होंने अपने विधायकों की संख्या बढ़ाई हो, मगर अंततः उन्हें वहां हार का ही सामना करना है। यानी कि राजनीति है, कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी संभव है, लेकिन फिलहाल मौजूदा परिस्थितियां जो राजनीतिक उत्तर प्रदेश में नजर आ रही हैं, वो ऐसे ही लगती हैं कि फिलहाल विपक्ष उस स्थिति में नहीं है कि एक मजबूती से विकल्प पेश कर पाए बीजेपी के सापेक्ष। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज की एक बहुत महत्वपूर्ण खबर जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, ये है राजद्रोह कानून से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे राजद्रोह संबंधी कानून के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने पुराने कानूनों को निरस्त कर रही केंद्र सरकार से पूछा है कि वो क्यों इस कानून को अभी खत्म नहीं कर देती। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर जवाब भी मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़े तल्ख लहजे में कहा कि अंग्रेजों के लाए इस राजद्रोह कानून का मकसद स्वतंत्रता संग्राम को दबाना था, जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और दूसरों को चुप कराने के लिए किया। इस बीच अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने प्रावधान की वैधता का बचाव किया और कहा कि राजद्रोह कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसे निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की याचिका समेत कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए और इसके पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ पुष्पेश पंत जी तो बने हुए हैं और साथ ही साथ कुछ देर में हमारे साथ विकास सिंह सीनियर एडवोकेट भी जुड़ेंगे। लेकिन पुष्पेश पंत जी के पास सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा, पुष्पेश जी, आज जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की ओर से आई है उसका आप किस तरह से विश्लेषण करते हैं? राजनीति भी इस पर बड़ी हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि भाई इसको जो है अब गंभीरता से लेना चाहिए सरकार को, जबकि जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं उस वक्त भी इस पर कोई ध्यान दिया नहीं गया। किस रूप में आज सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को आप देखते हैं सर? देखिए, मुझे लगता है दो बातें अटपटी हैं। ये सारा मामला 1962 में केदारनाथ सिंह के मुकदमे से चलता है और उस समय चीन के साथ भारत का सैनिक संघर्ष हुआ था, डिफेंस इन इंडिया रूल थे, आपातकाल की विधिवत घोषणा की, इमरजेंसी की। और आज भी अगर ये तर्क दिया जाए कि 60 वर्ष बाद
देश की स्थिति वैसी ही है। बल्कि मुझे तो विडंबना ये लगती है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणियां करता है, मगर क्यों खुद अपने फैसले से इस कानून को अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन कहकर निरस्त नहीं करता। कोई भी दल सत्ता में हो वो अपनी गद्दी बचाने के लिए इसका प्रयोग करता रहता है। और मुझे आज एक बात और याद आती है, जो गौतम भाटिया ने, जो ऑक्सफोर्ड में है विधिवेत्ता है, उनकी कुछ टिप्पणियों का उल्लेख सर्वोच्च न्यायालय भी करता है, कहा है कि क्या सिर्फ टिप्पणियां देने से मामला हल हो जाता है, जबकि यूएपीए जैसे कानून इससे भी कड़े, जिसमें जमानत का भी प्रावधान नहीं है, बरकरार रहेंगे। तो न केवल राजद्रोह के कानून को निरस्त करने की जरूरत है, बल्कि रोक लगाने की जरूरत जिनका दुरुपयोग होता है यूएपीए जैसे कानूनों पर। और आज अटॉर्नी जनरल की ओर से जो कहा गया है कि निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है, केवल गाइडलाइन तय की जानी चाहिए और गाइडलाइन का मकसद ये हो कि कानून का मकसद पूरा हो जाए। आपको लगता है सर कि सिर्फ एक निरस्त करने की जगह कुछ गाइडलाइंस, हालांकि गाइडलाइंस 60 के दशक में भी सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी, वो गाइडलाइंस हम अब तक फॉलो कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कानून को स्पष्ट करने के लिए ये गाइडलाइन पर्याप्त होंगी? नहीं, अटॉर्नी जनरल बहुत विद्वान विधिवेत्ता है, मगर मुझे लगता है कि वो उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, वो जिस नजरिए से सोचते हैं, वो शायद आज की समसामयिक राजनीति के संदर्भ में बहुत मौजूद नहीं है। मुझे लगता है कि गाइडलाइन देने का कुछ भी नहीं होता है। आईटी एक्ट की जो धारा 66A है वो निरस्त कर दी गई और उसके बारे में जानकारी का इतना अभाव है कि लोग आज भी उसके लपेटे में दिए जाते हैं। तो कानून को खारिज करना ही जरूरी नहीं है, उसके खारिज किए जाने के बारे में विधिवत प्रचार और जानकारी बढ़ानी। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ विकास सिंह, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के जुड़ चुके हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग चर्चा कर रहे थे विकास जी, तो बात ये हो रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि 70 साल 75 साल बाद भी ये कानून जो है ये ठीक नहीं है, तो फिर क्या सरकारों को ये कह देना कि इसको निरस्त क्यों नहीं किया जाता, यह पर्याप्त होगा कि या सुप्रीम कोर्ट के पास भी उसे निरस्त करने के अधिकार है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को निरस्त करने का बिल्कुल अधिकार है, लेकिन मेरे हिसाब से जब सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह में इस कानून को रीड डाउन कर दिया है और कह दिया है कि जो कानून जैसा हमारे आईपीसी में जिस तरह से लिखा गया है उससे ऑफेंस नहीं होगा। ऑफेंस तभी होगा जब इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, और ये जजमेंट के बावजूद भी पुलिस अफसरान अभी भी केस रजिस्टर कर रहे हैं इस कानून में। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसमें हमारे पुलिस महकमे की कमी है और उनपे कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह के केसेस क्यों रजिस्टर कर रहे हैं। आप देखिए, आज 66A सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है, उसके बावजूद भी 66A में भी आप रजिस्टर कर रहे हैं केसेस। इसलिए अगर हम इसको सेडिशन को क्वैश कर भी देंगे तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा तभी होगा अगर पुलिस अफसर जो केस रजिस्टर कर रहे हैं इस कानून में, जो कि इंग्रेडिएंट मेकआउट नहीं होता है केदारनाथ सिंह के जजमेंट के हिसाब से, उन पे जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा ना, सुप्रीम कोर्ट बोले उन पे एक्शन लिया जाए, तभी ये कानून का सही राय निकलेगा। एक कानून का जो उल्लंघन हो रहा है या उसका जो दुरुपयोग हो रहा है, उस ग्राउंड पे कानून को हटा देना या उसको विड्रॉ कर लेना मेरे हिसाब से जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि जो पर्पस के लिए कानून आज भी है और हाँ। जो केदारनाथ सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने 62 में अप्रूव किया है, हाँ। वो उसका एक अलग पर्पस है और वो पर्पस सर्व होना चाहिए। ऐसे केसेस आएंगे जहां पर कि देशद्रोह के लिए हमको इस कानून का इस्तेमाल करना चाहिए और हो, लेकिन ये जो दुरुपयोग हो रहा है ना, ये दुरुपयोग तभी बंद होगा अगर पुलिस अफसरों पर अगर डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए, तो कोई भी पुलिस अफसर दोबारा इस कानून का दुरुपयोग नहीं करेगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल मास्टर को खुश करने की अपनी नौकरी नहीं खराब करेगा। क्योंकि उसको लगता है कि भाई आज के दिन में मैं पॉलिटिकल मास्टर को खुश कर दूं, लेकिन उसको अगर पता चल जाए कि नहीं, खुश करने में उसका ये भी उसका अंजाम हो सकता है, तो कोई अपनी सर्विस को दांव पे नहीं लगाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट को एक टिप्पणी करनी चाहिए कि जहां इस तरह का दुरुपयोग है, वहां चाहे 66A का दुरुपयोग हो रहा है, जहां क्वैश हो चुका है, वैसे जितने भी केसेस गलत रजिस्टर हो रहे हैं, बट विकास जी, कई बार ये भी कहा जाता है कि ये एक असंवैधानिक रूप से एक तरह से अस्पष्ट परिभाषाओं पर आधारित कानून है। जब इस पर बहस हुई है, तो अगर अस्पष्ट परिभाषाओं पर आधारित कोई कानून है तो फिर उस कानून को निरस्त क्यों ना किया जाए, वरना उसकी तो परिभाषाएं फिर गढ़ी जाती रहेंगी और उसका दुरुपयोग होता रहेगा।
देखिए, कायदे से तो पार्लियामेंट को इस कानून को अमेंड कर देना चाहिए, और अमेंड करके जो केदारनाथ सिंह में जो कहा गया है इस कानून के बारे में, उसको इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए कि उसमें सेक्शन में ही क्लियरली कर दे, या तो एक्सप्लेनेशन डाल के कर दे, या उसमें एक प्रोवाइजो डाल के कर दे, तो अपने आप ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। होता क्या है ना, जब आईपीसी की किताब एक इंस्पेक्टर खोलता है तो वो सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तो खोलता नहीं उसके साथ। जैसे आईटी एक्ट खोलता है तो 66 से वहां अभी भी रखा हुआ है, तो 66 से देखता है तो 66 से रजिस्टर कर लेता है। अगर उनका प्रॉपर ट्रेनिंग होता और उनको बताया जाता कि भाई ये 66 से क्वैश हो चुका है, या सेडिशन के कानून में केदारनाथ सिंह का जजमेंट है जो कहता है कि इसमें इंग्रेडिएंट मेकआउट नहीं होता है, तो वो रजिस्टर ही नहीं करे केस इस तरह का। तो इसलिए पुलिस की ट्रेनिंग की कमी होने की वजह से सेक्शन को क्रैश कर देना मेरे हिसाब से जस्टिफिकेशन। बिल्कुल, एक संक्षेप में सरकार ये भी जा रहा है कि जिस ब्रिटिश सरकार ने इसे लागू किया था वही यूनाइटेड किंगडम 10 साल पहले या मेरे ख्याल से 12 साल पहले लॉ कमीशन ने जो 2018 में अपना परामर्श पत्र दिया था उसमें ये जिक्र किया था कि जब यूनाइटेड किंगडम ने इसको हटा दिया है तो फिर हम क्यों डर रहे हैं। नहीं, वो तो बात सही है। देखिए, वो तो एक लार्जर डिबेट है कि इस तरह का कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या अदर सेक्शंस ऑफ आईपीसी अगर सफिशिएंट है देशद्रोह को टेकअप करने के लिए तो इस तरह के कानून को हटा दिया जाए, वो अलग चीज है। अभी आपका जो डिबेट है वो ये है कि आज जो मिसयूज हो रहा है उसका क्या उपाय है और उसको कैसे डील किया जाए। उस पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ 124 इसको सेडिशन को बिल्कुल हटा दिया जाए, वो एक अलग डिबेट है। उस पे एक जैसे डेथ सेंटेंस है, बहुत से कंट्री में हटा दिया गया है, हमारे यहाँ डेथ सेंटेंस है, तो वो एक लार्जर डिबेट है। उस लार्जर डिबेट का ये आज हिस्सा नहीं है। आज का हिस्सा ये है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, उसका क्या उपाय है। बिल्कुल, और आंकड़े भी बताते हैं, दुरुपयोग की तरफ इशारे भी करते हैं। 2014 से 2019 तक 326 केस दर्ज हुए, 559 लोगों को गिरफ्तार किया, बाद में 10 आरोपी ही दोषी साबित हो सके। तो कहीं ना कहीं वाकई में लगता है कि क्या ये दुरुपयोग के लिए ये कानून रखा गया है और सरकारें इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से, या एजेंसी, सिर्फ सरकारें ही नहीं, क्या इसका इस्तेमाल कर रही हैं। वाकई में बहस व्यापक है, देखना होगा कि सरकार किस तरह से इसको लेती है। बहरहाल विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। और पुष्पेश जी हमारे साथ बने हुए हैं अगली खबर के लिए, जो एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों से उठती हुई नजर आ रही है। और इस बात हम करेंगे पंजाब कांग्रेस की, जहां जारी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हाईकमान कभी कैप्टन को कंट्रोल करने की कोशिश में रहता है तो कभी सिद्धू को साधने की कोशिश, लेकिन बात बनने की जगह लगातार बिगड़ रही है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह से नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की खबरें आ रही थी। खबर यह भी थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव भी लड़ा जाएगा। बताया जा रहा था कि जल्द ही पार्टी सुलह के इस फॉर्मूले का ऐलान भी कर देगी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत की है। कैप्टन ने सोनिया से सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने की खबर पर नाराजगी जाहिर की। खबर यह थी कि सिद्धू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब एक बार फिर से नाराजगी कैप्टन की आ रही है। कैप्टन ने सिद्धू की अध्यक्षता में चुनाव लड़ने से ही साफ इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन को फोन कर अपनी सफाई दी, यानी कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के मामले पर पेच फंसता नजर आ रहा है। पुष्पेश जी, पेच फंसना तो स्वाभाविक ही था। जब आप देख रहे हैं कि ये दो धुरियां मिल ही नहीं रही हैं, तो फिर पंजाब की पिच पर एक साथ आप खिला रहे हैं कैप्टन को भी और सिद्धू को, ये तो सीधा सीधा हिट विकेट करने जैसा है कांग्रेस के लिए। तो मुझे लगता है सिर्फ क्रिकेट का रूपक नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने बूते पर पंजाब का चुनाव कांग्रेस के आला कमान के नेतृत्व के कारण नहीं। और मुझे लगता है एक बात हमें और याद रखनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी की आला कमान का जिक्र करना बेकार है। ये नंबर 10 जनपद की सोनिया की और उनके परिवार की जेबी जागीर बन के रह गया है। और जिसका जो मन करे वो सिद्धू को चाहे तो वहां अध्यक्ष बना दें और कप्तान साहब कहें कि साहब आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मुझे लगता है इन्होंने जिस तरह से थाली में परस कर मध्य प्रदेश भाजपा को सौंपा था, तो लगभग वही खुदकुशी करने वो पंजाब में जा रहे हैं। भले ही सिद्धू नौजवान हो और कप्तान साहब ये क्रिकेट के कप्तान नहीं है, ये सेना के कप्तान रह चुके हैं, जंग लड़ने के आदी हैं और उनकी एक निर्णायक भूमिका रही है हर लड़ाई में पंजाब की चुनावी लड़ाई को देखते हुए। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को खुशी ही करती। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेश पंत जी, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इन तमाम खबरों पर विश्लेषण देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष बनी रहेंगी, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष कमलनाथ को बनाया जा सकता है। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों के बीच कमलनाथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज मिले। दोनों के बीच 1 घंटे तक बातचीत हुई। कमलनाथ
कल प्रशांत किशोर से भी मिले थे। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में कमलनाथ कांग्रेस के नाथ बन पाएंगे? क्या कांग्रेस जिस दलदल में फंसी हुई है उस दलदल से कमल कांग्रेस को निकाल पाएंगे? बहरहाल अब राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि जब नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस का करना ही था तो फिर कमलनाथ को आप कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर क्यों लाना चाहते हैं? पूर्णकालिक या स्थायी अध्यक्ष सोनिया गांधी को ही क्यों बनाया जाता है? इस पर हमने कल इंडिया 360 में विस्तार से चर्चा भी की थी और अब कांग्रेस को इसका भविष्य में फायदा मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव सर पर हैं और कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही। अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना का संक्रमण हैदराबाद में रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है और हैदराबाद एक जो संकेत दे रहा है वो बड़ा संकेत दे रहा है। वो संकेत ये कि हम जिस तीसरी लहर का इंतजार कर रहे हैं, क्या वो ऑलरेडी हमारे बीच में आ चुकी है? हैदराबाद के एक बड़े साइंटिस्ट ने देश में तीसरी लहर के आ जाने का, पहले से ही आ जाने का दावा किया है। उनका यह दावा सही भी होता लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से हैदराबाद के अस्पतालों में ऑक्सीजन वाले बेड तेजी से बढ़ रहे हैं। तो क्या वाकई देश थर्ड वेव की चपेट में आ चुका है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद के साइंटिस्ट का बड़ा दावा, आ चुकी है कोरोना की तीसरी लहर। 4 जुलाई से देश में शुरू हुई थी थर्ड वेव। डेली डेथ लोड के फॉर्मूले से खुलासा। ये डराने वाला दावा करने वाले डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर रह चुके हैं। उन्होंने तीसरी लहर की तारीख का पता लगाने के लिए पिछले 463 दिन के संक्रमण और कोरोना से होने वाली मौत की संख्या का बारीकी से अध्ययन किया। तीसरी लहर के लिए 4 जुलाई की तारीख तय करने के लिए उन्होंने डेली डेथ लोड के उतार चढ़ाव पर नजर रखी। डॉक्टर विपिन के मुताबिक 4 जुलाई की तारीख इस साल फरवरी के पहले हफ्ते जैसी लगती है, जब कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई थी। डॉक्टर विपिन की स्टडी के मुताबिक जब भी संक्रमण से रोज होने वाली मौतों के मामलों के बढ़ने की प्रवृत्ति से घटने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं या इसके विपरीत बढ़ा जाता है, तो डेली डेथ लोड यानी डीडीएल में तेजी से उतार चढ़ाव होता है। उन्होंने 24 घंटे के दौरान संक्रमण से डेथ के केस और नए मरीजों की संख्या के एवरेज के आकलन को डीडीएल का नाम दिया है। डॉक्टर विपिन ने बताया कि उन्होंने फरवरी के पहले हफ्ते के अंत में डीडीएल में उतार चढ़ाव देखा था। हालांकि उस वक्त संक्रमण से मौत के केस 100 के आसपास थे। लोग इस वक्त कोरोना के खत्म होने के भ्रम में थे, लेकिन बाद में हालात बेकाबू हो गए। अब 4 जुलाई से इसी तरह की स्थिति शुरू हो गई है। अब अगर आप हैदराबाद और तेलंगाना के आंकड़ों को देखें तो डॉक्टर विपिन की ये थ्योरी कुछ हद तक सही भी लगने लगेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हैदराबाद के अस्पतालों में ऑक्सीजन वाले बेड तेजी से भरने लगे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या ने प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं। हैदराबाद के दर्जन भर से ज्यादा अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सभी बेड भर चुके हैं। 50 ऑक्सीजन वाले बेड भी भर गए हैं। गांधी अस्पताल में अब तक 30 मरीज भर्ती हो चुके हैं। चेस्ट हॉस्पिटल में 14 मरीज ऑक्सीजन बेड पर भर्ती हैं। किंग कोटी अस्पताल में 39 मरीज ऑक्सीजन ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ईएसआई अस्पताल में भी 10 मरीज ऑक्सीजन ट्रीटमेंट ले रहे हैं। खम्मम जिले की सभी प्राइवेट अस्पतालों में मरीज भर गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 100 कोरोना मरीज ऑक्सीजन बेड पे हैं। निजामाबाद में आईसीयू बेड पर मरीजों की भर्ती तेज हो गई है। कोरोना के बढ़ते केसों के चलते जनरल ओपीडी शुरू करने का फैसला टाल दिया गया है। हालांकि हैदराबाद में कोरोना के बढ़ रहे केसों के पीछे बढ़ती टेस्टिंग को भी बताया जा रहा है। प्रशासन ने यहाँ टेस्टिंग की संख्या 1000 से बढ़कर 3000 रोजाना कर दी है। लेकिन हैदराबाद के ये आंकड़े पूरे देश के लिए आंख खोलने के लिए पर्याप्त लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।